बाबूजी, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आप क्या ये सारा दिन चाय पीने में निकाल देते हो? और कुछ काम तो है नहीं आपको? सारा दिन मेरी पत्नी वैशाली को परेशान करते रहते हैं। नाक में दम करके रख दिया है आपने हमारे। वो थक हार कर चूर चूर हो जाती है, बर्तन धोते धोते और चाय बनाते बनाते। जब सुबह में चाय बनाए करे तो तभी पी लिया करो, वैशाली को ऑर्डर मत दिया करो। सचिन झल्लाकर अपने बाबूजी नरेंद्र जी से बोला और उन्हें झिड़ककर अपने कमरे में चला गया। नरेंद्र जी अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह गए। उन्हें सिर्फ एक कप चाय के लिए इतना सुनना पड़ता था। घर में जब दुकान पर काम करते थे तब से चाय की लत लग गई थी और उनकी पत्नी कांता देवी बड़े प्यार से उन्हें चाय बनाकर दिया करती थी। अभी भी बनाकर दे सकती है, परंतु उनकी बहू वैशाली उन्हें ताना मारती कि दूध इतना डालती हैं चाय में, मेरे बच्चे क्या पिएंगे। हमेशा बुढ़िया बुढ़े की फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती है। वैशाली की ऐसी बातें सुनकर कांता देवी ने चाय बनाना बंद कर दिया था और बिना इजाज़त के बहू की रसोई में कदम तक नहीं रखती थी, वरना बहू उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती। वैशाली किसी काम को कहती तो कांता देवी कर देती, पर उसके बिना इजाज़त किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। उस दिन जब वो रसोई में रोटी पर घी लगाकर बना रही थी, तभी वैशाली आई और उन्हें झिड़कते हुए बोली कि घी इतना ज़्यादा मत ख़राब करो। घी का टीन क्या आपके मायके से आया था जो इतना लगा रही हो? पता भी है कितना महंगा है ये। अब इस उम्र में इतना भी खाकर कहाँ जाएगी बुढ़िया? फालतू में अपच हो जाएगी तो हमें ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक तो घी भी इतना महंगा, उससे महंगी डॉक्टर की फीस। हमसे तो तेरी और तेरे बूढ़े की ये फिजूल खर्ची नहीं उठेगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कांता देवी चुप हो गई। उस दिन के बाद वो मन महसूस कर बिना घी की रोटी खाने लगी और अपने पति को भी समझा बुझा कर खिला देती। एक दिन बहू के घर से उसके मायके वाले आने वाले थे तो उनका बेटा आया और बोला, माँ बाबूजी, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, इसलिए आप दोनों कहीं और चले जाइए, बाहर या किसी और अपने जानकार लोगों के पास। मेरे ससुराल वाले बड़े लोग हैं, यहीं पर रुकेंगे, नाश्ता खाना सब यहीं होगा। रात को वो अपने घर चले जाएंगे। आप दोनों कहीं और चले जाओगे तो मैं और मेरी पत्नी उनकी खातिर तवज्जो अच्छे से कर लेंगे, वरना आप परेशान करते रहते हैं। लेकिन बेटा, हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे और बाहर तो इतनी धूप है। तेरे बाबूजी से तो ज़्यादा चला भी नहीं जाता। हम शाम तक यहीं कमरे में रह लेंगे बेटा, बाहर नहीं निकलेंगे। कांता देवी अपने बेटे सचिन के आगे लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन इस कमरे से ज़रा भी बाहर मत निकलना, वरना अच्छा नहीं होगा आप दोनों के लिए। इतने में वैशाली भी वहीं पर आ गई और इतराते हुए बोली, सुन लो दोनों, वरना वृद्धाश्रम या दूसरा कोई रास्ता दिखा दूंगी, फिर रह लेना कहीं भी। नहीं नहीं बहू, हम कहीं नहीं जाएंगे, कांता देवी ने आश्वासन दिया और दोनों पति पत्नी कमरे से बाहर चले गए। बाहर जाकर सचिन ने कमरे को लॉक कर दिया और चाबी अपने पास जेब में रख ली। आज पूरा घर खाने पीने की चीज़ों से महक रहा था। सब जगह से खाने की खुशबू आ रही थी। दिन भर ऐसे ही नरेंद्र जी, कांता देवी दोनों कमरे में बंद थे। बेचारे भूख के मारे तड़प रहे थे। अपने ससुराल वालों की खातिर तवज्जो में सचिन भूल ही गया था कि उसके बूढ़े माँ बाप कमरे में बंद है और भूखे भी है। पानी का जग भी अब खाली हो चुका था। कांता देवी ने बहू को आवाज़ लगाई, पर किसी ने सुना ही नहीं। काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नरेंद्र जी ने सचिन को फ़ोन लगाया। वो जल्दी में बोला, बाबूजी जल्दी बताओ, मेरी पिक्चर छूट जाएगी। बेटा, हमें प्यास लग रही है, पानी भी ख़त्म हो गया है, आकर दरवाज़ा खोल दो। क्या बाबूजी, आप थोड़ा सब्र नहीं कर सकते क्या? थोड़ी देर में आऊँगा, तब खोल दूँगा दरवाज़ा। परेशान करना बंद कीजिए बार बार।
कहकर सचिन ने फ़ोन काट दिया। दोनों पति पत्नी मन महसूस कर रह गए। बेचारे भूखे प्यासे ही सो गए, जबकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। पर क्या कर सकते हैं, सारे मेहमान जा चुके थे। सुबह में जब दरवाज़ा खुला तो दोनों कांता देवी और नरेंद्र जी बेसुध से कमरे से बाहर निकले। कांता जी हाथ मुंह धोकर अपनी बहू वैशाली से बोली, बहू तेरे बाबूजी और मुझे भूख लग रही है, खाना दे दे, रात का खाना बचा होगा। अरे खाना तो सारा खत्म हो गया, मैंने अपने घर वालों को भी पैक करके दिया था। अब वो घर जाकर थके आ रहे, खाना बनाते क्या, थोड़ी जल्दी उठती तो मिल भी जाता खाना। अब सुबह सुबह मेरी नींद मत खराब कीजिए। सारी रसोई झूठे बर्तनों से भरी पड़ी है, पहले वो साफ़ कीजिए, फिर सचिन के लिए नाश्ता तैयार कर दीजिएगा, फिर अपने लिए 2 रोटी सेक लेना। जाइए, अब दिमाग मत ख़राब कीजिए, वरना आप रहने ही दो, मैं नाश्ता खुद बना लूँगी। अपने और सचिन के लिए आप बर्तन मांज लीजिए। कांता देवी मन मार कर बर्तन धोने लगी। वैशाली ने अपने पति और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए और लेकर अपने कमरे में चली गई। आलू के पराठे को देखकर कांता देवी की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। उनका मन खाने पर ललचाने लगा। उन्होंने बर्तन धुले और 4 सादा रोटी तवे पर सेक ली और वैशाली से सब्ज़ी मांगी। अरे सासू माँ, वो आलू की सब्ज़ी खत्म हो गई, मैंने पराठे बना लिए, देख लीजिए, अचार से खा लीजिएगा। कांता देवी सूखी रोटी और अचार लेकर अपने कमरे में चली आई। दोनों दंपत्ति ने खाना खाया। आज कांता देवी और नरेंद्र जी की आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों से बोली, जब सचिन छोटा था तब मैं उसे कैसे घी की रोटियां सेक कर बनाकर खिलाती थी। दोनों कैसे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। हमारी दुकान से इतना कमाते नहीं थे हम, जितना उस पर खर्च कर देते थे। और शादी के बाद हमारा बेटा ऐसे गिरगिट के रंग बदल गया, अपनी पत्नी का गुलाम हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर घर के पेपर पर भी हमसे साइन ले लिए, हमारा घर छीन लिया। भगवान ने शादी के 5 साल बाद औलाद दी, क्या ये दिन देखने के लिए? इससे अच्छा तो हम बेऔलाद ही रहते, कम से कम सुकून से 2 वक्त का खाना तो खा ही लेते। नरेंद्र जी बोले, हाँ कांता, तुम सही कह रही हो, पर जब बेटा ही ऐसा निकला तो बहू को क्या कहना। बहू को तो सास ससुर की 2 रोटी चुभती ही है। वैशाली कंजूस और खराब प्रवृत्ति की लड़की थी। अपने पति के कान भरती सास ससुर के खिलाफ, खुद पर चाहे कितना भी खर्च कर ले, पर जहाँ दोनों दंपत्ति की बारी आती, महंगाई और खर्चे के रोना लेकर बैठ जाती। दोनों पति पत्नी की लापरवाही ने नरेंद्र जी को समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। हालांकि कांता देवी स्वस्थ थी, वो अपने पति का घरेलू इलाज करती रहती। बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ना ले जाता। आफत यहाँ तक आन पड़ी कि उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उनसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता था दुकान पर। कमज़ोरी में बीमारी की वजह से पहले दुकान थी तो उनके हाथ में थोड़े बहुत पैसे अपने पास भी होते थे, परंतु अब पाई पाई के लिए बेटे बहू के मोहताज बन गए थे। करे भी क्या, दोनों की ही हालत ख़राब थी। वैशाली और सचिन नाम की बेटे बहू थे। उन्हें अपने बूढ़े लाचार माँ बाप का दर्द कभी महसूस ही नहीं होता था। दोनों दंपत्ति बस अपना बचा हुआ जीवन काट रहे थे जैसे तैसे करके। नरेंद्र जी बोले, तुम सही कह रही हो कांता, मेरा भी अब इस घर में दम घुटता है। बहू बेटे का ये तिरस्कार अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करे भी तो क्या करे। स्वाभिमान से जीने के लिए भी हाथ में पैसे होने ज़रूरी है, जो हमारे पास है ही नहीं। दुकान भी खाली है हमारी, और हमारी कोई पेंशन भी नहीं आती। हमारा समय तो अब ऐसे ही रोते झींकते निकलेगा, ऐसे ही काट लेते हैं कुछ दिन। बचे ही कितने दिन हैं अब हमारे पास। नरेंद्र जी रौंदे गले से बोले, नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्र तो 1 नंबर है हमारी अभी भी, बस हमें हिम्मत जुटानी होगी।
मैं बहू बेटे के जूते रोज़ रोज़ नहीं खा सकती। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता जी। हमारे मान सम्मान को वो दोनों सारा दिन ठेस पहुंचाते रहते हैं। हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना चाहिए। सुनो जी, दुकान तो हमारी है, हमारे नाम पर है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, लेकिन क्या काम? देखो जी, अचार कितना अच्छा बनाती हूँ मैं। क्यों ना मैं अचार का बिज़नेस शुरू करूँ। उसमें कमाई भी कितनी अच्छी होती है। कमाई का तो ठीक है, पर उसके लिए पैसा भी तो होना ज़रूरी है। हाँ वो तो है। अजी मेरे कुछ कहने हैं। बहू की नज़र अभी उन पर नहीं पड़ी। घर तो उन्होंने हमसे छीन ही लिया धोखे से, पर दुकान हमारी है। लेकिन कांता, इस सब के लिए काफ़ी जानकारी और मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हम बूढ़े क्या ही कर लेंगे। अजी आप उसकी चिंता मत करो। कल हम दोनों मेरे भाई के यहाँ चलते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अगले दिन कांता जी बहू बेटे से बोली, सचिन, वैशाली, तुम्हारे मामा बुला रहे हैं। कुछ दिन के लिए मैं और तेरे बाबूजी वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। अरे तो हमेशा के लिए चले जाओ। सासू माँ, अपने बूढ़े को लेकर जान छूटे आपसे हमारी। वैशाली झिड़कते हुए बोली। कांता जी नरेंद्र जी को अपने बड़े भाई के पास चली गई लेकर और अपने भाई को सारी स्थिति बताई। उनके भाई सब समझ चुके थे। अपने भाई की मदद से और उनके बच्चों की मदद से उन्होंने अपनी दुकान बेच दी और अचार का बिजनेस शुरू कर दिया और उसी शहर में एक कमरा ले लिया किराए पर। कुछ घर का सामान उनके भाई ने दे दिया और उन्होंने अपनी गृहस्थी अलग बसाई। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। उनका बिजनेस चारों ओर फैल गया। अब उन्होंने नौकर चाकर लगा लिए। एक दिन जब सचिन और उसकी पत्नी वैशाली को ये सब पता चला, दोनों पता लेकर उनके पास चले आए। रास्ते में वैशाली बोली, अजी किसी तरह अपने माँ बाबूजी को मना लेना। कितना कमाते होंगे दोनों बूढ़े बुढ़िया, छाती पर लेकर जाएंगे क्या इतनी दौलत? सही कह रही हो तुम वैशाली। दोनों जब वहाँ पहुँचे, दोनों अपने माँ बाबूजी को देखकर अचंभे में पड़ गए। दोनों दंपत्ति काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और स्वस्थ भी। माँ बाबूजी, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दो। चलो हमारे साथ वापस अपने घर। आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद करते हैं। वैशाली और सचिन लगभग रिरियाते हुए बोले। अपने बेटे बहू के मुंह से ये सुन कांता देवी भावुक हो गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली और कठोर होकर बोली, हम दोनों वापस कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। अब तुम दोनों को हमारा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं। तिरस्कार की 2 रोटी से भली स्वाभिमान की 1 रोटी है और हमने हमारी दुकान बेच दी है। घर तो छीन लिया था तुमने पहले ही हमारा, और क्या चाहिए अब? अब भी तुम्हें तुम्हारा लालच यहाँ तक खींच लाया है। और बहू तुम, अब तुम्हें हमारा खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा। और तुम कह रही थी कि उम्र भर के लिए ही चले जाओ, तो हम आ गए। अभी हमारा स्वाभिमान बाकी है। खूब कंजूसी करो, खूब बचाओ। दोनों दंपत्ति ने अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं किया। मुंह लटकाकर दोनों वापस चले गए। दोस्तों, व्यक्ति सारे दुख बर्दाश्त कर लेता है अगर उसका परिवार उसका साथ दे तो। लेकिन अगर बच्चे ही अपने बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार करें तो वो अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं। जिनको पेंशन मिलती है बुढ़ापे में, वो तो सम्मान से जी लेते हैं, मगर जिनको नहीं मिलती वो क्या ही करे। उन्हें रोज़ बेटे बहू के 4 जूते खाने पड़ते हैं। खरी खोटी सुननी ही पड़ती है। दोस्तों, समाज में बुज़ुर्गों की स्थिति बुरी होती जा रही है। मैं सभी माता पिता से कहना चाहूँगी कि अपने बेटे बहू के मुंह में ना पड़े। अपने पास अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जमा राशि बचा कर रखें, जिससे वो पूरे स्वाभिमान के साथ अपना बुढ़ापा व्यतीत करें। दोस्तों, जो कांता देवी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।